टॉपिक पे आने से पहले आपका सबसे पहला सवाल ये है कि सर एग्ज़ाम का डेट क्या है? देखिए इसके रिगार्डिंग मैं स्पष्ट शब्दों में कह दूँ कि ये चीज़ आपको ना यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, ना डीयू बीएड का जो हेड ऑर्गेनाइजिंग बॉडी होगी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली, इन सब में से कोई नहीं बता सकता है कि एग्ज़ाम डेट क्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी यूट्यूब चैनल या वेबसाइट या गूगल पे कहीं भी सर्च कर रहे हैं, तो वो सब पिछले सालों के आंकड़ों के हिसाब से वो लोग अनुमानित एक डेट दे दे रहे हैं अनुमान पे कि ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए या फिर अपने चैनल या पेज को पॉपुलराइज कराने के लिए आपको एक फेक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। उसका रीज़न ये है, ये एग्ज़ाम डेट कोई एक आदमी डिसाइड नहीं करता है। यूनिवर्सिटी का वीसी, जो डीयू बीएड एग्ज़ाम कमिटी का हेड है वो, तीसरा एग्ज़ाम सब ऑनलाइन होते हैं, तो एनटीए कब का डेट दे रही है। तो 3-4 लोगों का एक सामूहिक फैसला होता है, उसके बाद किसी डेट के निष्कर्ष पर पहुँचा जाता है। तो जब भी यूनिवर्सिटी को ऑफिशियल प्रॉस्पेक्टस आएगा और ऑनलाइन एडमिशन प्रोसीजर शुरू होगा, तो डेट्स आपको उसी दिन ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएँगे। तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं और जब भी डेट्स आएँगे, मैं स्टेटस अपडेट कर दूँगा। बाकी आप अगर डेली बाइट से जुड़े हुए हैं, तो आपसे ये उम्मीद किया जा रहा है कि आपने डीयू बीएड का प्लेलिस्ट जो है, अब तक जाके देख लिया होगा और उसमें बाकी की जो वीडियोज़ हैं, वो सब आपने पहले देख रखा होगा। उसके बाद मैं बताऊँगा कि डीयू बीएड में कट ऑफ का एनालिसिस किस तरह होता है और किस तरह ये लोग कट ऑफ कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा कि मैंने बता रखा है कि 4 कॉलेजेस हैं डीयू बीएड में, सिर्फ 4 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, लेडी इरविन कॉलेज, इसको मैं डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ होम साइंस की सीटें हैं, तो ये 100 सीटें कम कर दीजिए 387 में से। उसके बाद एक कोएड कॉलेज और है, महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन, और देखिए ये कॉलेज ना एसपीएम, ये टोटल गर्ल्स के लिए है। अब यहाँ देख लीजिए, ये आपके पेडागोजी सब्जेक्ट्स हैं, ये वो सब्जेक्ट हैं जिसमें आप डीयू में बीएड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ देखिए, ये जो साइंस में सब्जेक्ट है, मान लीजिए आप बायोलॉजी से बीएड कर रहे हैं, केमिस्ट्री से कर रहे हैं, मैथमेटिक्स से कर रहे हैं, फिजिक्स से कर रहे हैं, तो आप सब साइंस कैटेगरी के अंदर आते हैं। फिर आप लैंग्वेज से कर रहे हैं, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उसी तरह सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पोल साइंस, सोशल साइंस, तो ये सब सोशल साइंस के अंडर आता है। तो यहाँ एक चीज़ आप देखेंगे कि जब आप बीएड करने जा रहे हैं, तो आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट में करते हैं। डीयू बीएड में इन सभी सब्जेक्ट्स का एक कॉमन पेपर होता है, बस मेरिट अलग-अलग बनती है सबकी, कि बायोलॉजी के जितने बच्चे हैं इनका मेरिट अलग बनेगा, केमिस्ट्री का अलग बनेगा, इंटीग्रेटेड साइंस अलग बनेगा। तो इसी बात को मैं बहुत ही विस्तार ढंग से इसमें आपसे चर्चा करूँगा और आपको बताने की कोशिश करूँगा कि ऐसा नहीं है, सिर्फ बायोलॉजी या सिर्फ इंग्लिश का मेरिट नहीं बनता है यहाँ पर। डीयू वाले क्या करते हैं, वो मेरिट बनाते हैं इस पे कि साइंस में कितने स्टूडेंट्स हैं, लैंग्वेज में कितने हैं, सोशल साइंस में कितने हैं। ऐसा नहीं है कि सोशल साइंस में किसी हिस्ट्री के बच्चे का अलग से मेरिट बनेगा, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटे से और उदाहरण से समझिए, जैसे कि मान लीजिए आप क्या करो, आप मान लो आप डीयू बीएड के हेड हो, ठीक है, या मान लो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हो, मान लीजिए। अब यहाँ क्या है कि जो है, मान लीजिए महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन में मान लीजिए टोटल 35 सीट्स हैं। सोशल साइंस का मैं उदाहरण ले लेता हूँ, ठीक है, मान लीजिए सोशल साइंस में, तो सोशल साइंस में ये टोटल 5 सब्जेक्ट आ रहे हैं। तो आप क्या करोगे, 35 को 5 से डिवाइड कर दोगे, तो यानी कि किसी भी हिस्ट्री में बच गए 7 सीट्स, ठीक है। तो यानी कि आप क्या करोगे, हिस्ट्री के बच्चों को दे दोगे 7 सीट, पॉलिटिकल साइंस में दे दोगे 7 सीट, जियोग्राफी में दे दोगे 7 सीट, यही तो कोई भी करेगा। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं करती है। वो क्या करती है कि आप जब फॉर्म भरते हो, तो आप सबसे पहला पेडागोजी 1 सब्जेक्ट भरोगे, सोशल साइंस, फिर उसके बाद आप अपना इंडिविजुअल कौन से सब्जेक्ट से आप टीचर बनोगे। तो वो जब मेरिट बनाएंगे ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ सोशल साइंस के बेसिस पर मेरिट बनाते हैं। तो वो लोग क्या करेंगे, टोटल 35 बच्चों को सेलेक्ट कर लेंगे, 35 बच्चों को वो सेलेक्ट कर लेंगे जिन्होंने सोशल साइंस से अपना फॉर्म भर रखा है। फिर जब आपका एमवीसीओई में या मान लीजिए सीआई में आपका एडमिशन हो गया, जब आप एमवीसीओई में चले जाएंगे ना, तो फिर ये कॉलेज अपने लेवल पर देखेगा कि अच्छा टोटल टोटल 35 कैंडिडेट्स हैं, तो टोटल 35 कैंडिडेट जो सोशल साइंस के भेजे गए हैं, इसमें से कॉलेज खुद देखेगा कि मान लीजिए हिस्ट्री को अप्लाई करने वाले 2 लोग हैं, इकोनॉमिक्स को अप्लाई करने वाले 11 लोग हैं, जियोग्राफी को अप्लाई करने वाला सिर्फ मान लीजिए 3 बच्चे हैं। तो ये क्या करेंगे, डीयू बीएड में ऐसा क्या होता है कि हिस्ट्री की क्लास में सिर्फ 2 ही बच्चे पढ़ेंगे फिर, और इकोनॉमिक्स की क्लास में 11 बच्चे पढ़ेंगे। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, ऐसा होता है मेरे टाइम में खुद। हिस्ट्री में क्या हुआ था हमारे टाइम में कि 11 बच्चों ने एडमिशन ले रखा था, तो हमारे हिस्ट्री के पेडागोजी की क्लास में 11 बच्चे पढ़ते थे। ऑन द अदर हैंड हमारे हमारे जो टीचर थे, जो प्रोफेसर थे, वो मुझे ये बता रहे थे कि लास्ट ईयर जो है, जस्ट मेरे बैच से जो पहले बैच आया था, आई मीन जिस बैच में मैं पढ़ रहा था, मेरे बैच से पहले जो बैच आया था, उसमें क्या होता, हिस्ट्री के सिर्फ 2 बच्चे थे।
तो आप सोचिए एक ही इंस्टीट्यूट में एक साल हिस्ट्री में 2 बच्चे, अगले साल 11 बच्चे, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो जब भी डी यू बी एड का आप कट ऑफ समझेंगे तो आप इस बात को अपने माइंड में रख कर समझेंगे। नमस्कार, मैं अभिलाष सिंह। आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूज़र आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करें। आप इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं डीयू बीएड के सभी अपडेट्स के लिए। आने वाले टाइम में जो भी डीयू बीएड के रिगार्डिंग अपडेट होगा, एग्जाम फॉर्म, फॉर्म फिलिंग और जो भी एग्जाम्स के डेट आएंगे वो मैं स्टेटस अपडेट कर दूंगा। बाकी आप अगर टीचर एजुकेशन से रिलेटेड जुड़े हुए हैं, अगर आप आने वाले समय में डीयू से बीएड करते हैं, आपका एडमिशन, आपका सिलेक्शन हो जाता है, या फिर आप कहीं और से भी बीएड करते हैं, तो आप डली बाइट से जुड़ सकते हैं। टीचर एजुकेशन बीएड के सभी मेरे लेक्चर्स आते हैं जो आपको टीचर एजुकेशन वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो ओके, जैसा कि मैं बता रहा था, मैंने सोशल साइंस का एग्जांपल लिया, वैसे ही मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, किसी को कुछ कंफ्यूजन हो तो। मान लीजिए मैं साइंस का एग्जांपल ले लेता हूँ। अब साइंस में सीआई में मान लीजिए ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, डीओई और सीआई ये एक ही चीज़ है, ठीक है। तो मान लीजिए कि 35 स्टूडेंट्स हैं, तो एग्जाम बॉडी क्या करेगी, एग्जाम कंडक्ट करने के बाद टोटल जितने साइंस के स्टूडेंट हैं उन 35 कैंडिडेट्स को, टॉप 35 कैंडिडेट्स को साइंस के जो है यहाँ पर भेज देगी कि जाइए भाई आपका एडमिशन हो गया सीआई में। अब जब ये बच्चा सीआई में चला जाएगा ना, तो वहाँ सीआई वाले देखेंगे कि साइंस में कितने बच्चे फिजिक्स से अप्लाई किए हैं, कितने केमिस्ट्री से अप्लाई किए हैं, कितने बायोलॉजी से अप्लाई किए हैं। इसीलिए डीयू बीएड के क्लासेस में जो पेडागोजी की क्लासेस होती हैं, वहाँ पर क्या होता है ना, बच्चे हर क्लास में अलग अलग होते हैं। पता चलेगा कि फिजिक्स के क्लास में 2 बच्चे बैठते हैं और केमिस्ट्री में 7 बच्चे बैठते हैं। रीजन, हर साल अप्लाई करने वालों का टोटल जितने कैंडिडेट्स होते हैं वो चेंज होता रहता है। मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि किसी साल ऐसा हो गया कि इस 35 में पता चलेगा एक भी बच्चा जो है, पता चलेगा केमिस्ट्री का सेलेक्ट नहीं हो पाया टॉप 35 में, तो पता चलेगा फर्स्ट लिस्ट में जो कट ऑफ आई उसमें केमिस्ट्री से एक भी बच्चा नहीं है। क्योंकि ऐसा कई बार सोशल साइंस में हो जाता है। मेरे बैच में सिर्फ जियोग्राफी का एक बच्चा था, तो सिर्फ एक, और ऐसा दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही हो सकता है कि एक बच्चे को पढ़ाने के लिए एक टीचर अलग से अलॉट था। तो उसके लिए ये सिर्फ जो है, क्योंकि जियोग्राफी में उस साल 35 में सिर्फ एक ही बच्चे ने अप्लाई कर रखा था, तो हर साल ये चेंज होते रहता है। तो वही चीज आपको कट ऑफ देखने के लिए मिलेगा। देखिए टोटल आप मान लीजिए कि 5 से 6 कट ऑफ आते हैं, और लगभग 3 से 4 कट ऑफ में, फर्स्ट, थर्ड से फोर्थ कट ऑफ में, इन सभी ब्रांचेस में आपको सीट खाली मिल जाएगी। मतलब तीसरे चौथे कट ऑफ तक इसमें एडमिशन होता है। पांचवें छठे में क्या होगा कि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एक में बचा हुआ है, किसी इसमें पर्टिकुलर बचा हुआ है, तो उसमें एडमिशन होता है। तो मैंने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कट ऑफ का यहाँ एग्जाम्पल लिया है, क्योंकि सभी कट ऑफ को लेना इस तरह पॉसिबल नहीं था। और सिर्फ जनरल कैंडिडेट्स का मेरिट लिस्ट मैंने इसमें अटैच कर रखा है। आप क्या कर लीजिए, आप मान लीजिए कि आप किसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, तो मान लीजिए जनरल में मान लीजिए कि कट ऑफ गया है 220 नंबर, तो आप मान लीजिए ओबीसी के हैं तो आप अपना 4 से 5 नंबर कम कर लीजिए। आप एससी कैटेगरी के हैं तो आप अपना 5 से 7 नंबर जो है उसी कट ऑफ में कम कर लीजिए। एक चीज़ और, कि जैसा कि आपको पता होगा, पेपर जो है, पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो आपको अभी मार्क्स दिखाई देगा मेरिट लिस्ट में, उसमें आपको दिखाई देगा कि टोटल जो है मार्किंग जो है आउट ऑफ 400 होती है। क्वेश्चन 100 है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो टोटल नंबर हो गए 400। अच्छा एक चीज और, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेली बाइट्स का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप में पिछले साल के जो टोटल 6 के 6 कट ऑफ थे, उसका पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है। अब टेलीग्राम ग्रुप से जाके अगर आप कोई बच्चा डिटेल में कट ऑफ को देखना और समझना चाहता है, तो टेलीग्राम ग्रुप में जाके कट ऑफ डाउनलोड करके देख सकता है। तो आइए सबसे पहला हम उदाहरण लेते हैं। तो देखते हैं साइंस में सबसे पहला जो कैंडिडेट है, कोई लड़की है वैशाली दलाल। तो इन्होंने क्या किया, इनके मार्क्स आउट ऑफ द बॉक्स एक्सेप्शनल, इन्होंने 303 मार्क्स पाए हैं, तो ये लिस्ट में सबसे टॉप पर है। अब ये केमिस्ट्री से हैं, तो क्या इनकी मेरिट केमिस्ट्री में बनेगी? नहीं, मेरिट बनेगी साइंस के बेसिस पर। 2 बच्चों को मैंने कैंडिडेट्स को सेलेक्ट कर लिया है इसमें। रीजन ये है क्योंकि ये नंबर कुछ जरूरत से ज्यादा, मतलब एक अबव एवरेज मार्क्स है। फिर नेक्स्ट कैंडिडेट 259 नंबर पे, तो ये भी साइंस से हैं। तो आप देख रहे होंगे कि लिस्ट में जो ऊपर के 3-4 कैंडिडेट्स हैं टॉप के, वो साइंस के हैं। और उसके बाद जो है सोशल साइंस का नेक्स्ट कैंडिडेट है पॉलिटिकल साइंस की सौम्या त्रिपाठी। देखिए, तो फर्स्ट लिस्ट में जो साइंस की कट ऑफ खुली, पहला कैंडिडेट, आप 303 मार्क्स मान लीजिए या 259 मान लीजिए, ठीक है। खुला 303 पर, क्लोज हुआ कितने पर? यहां पर देखिए, मैंने क्या किया, साइंस वाले बच्चों का जो बॉक्स है वो रेड कलर में मैंने मार्क कर दिया है। तो लास्ट जो फर्स्ट लिस्ट में जो जनरल कैंडिडेट का मार्क्स का सिलेक्शन हुआ वो 221 नंबर पे महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन में हुआ था, और वो
इनके मार्क्स हैं 221 और इन्होंने इनका पेडागोजी सब्जेक्ट है फिजिक्स। तो यूनिवर्सिटी क्या की, साइंस के सभी बच्चों का लिस्ट बनाई, 35 बच्चे सीआई में भेजी, 35 बच्चे एमवीसीओई में भेजी, लेकिन इंडिविजुअली इनका सब्जेक्ट था फिजिक्स और मेरिट बनी है साइंस में। तो साइंस का कट ऑफ गया, ओपनिंग रैंक थी, आई मीन ओपनिंग मार्क्स थे टोटल 303, यहाँ पर जो मेंशन है 303 और या फिर 259 कह लीजिए, और फर्स्ट और सेकंड रैंक। और जो लास्ट मार्क्स जिस पे क्लोज हुआ है, साइंस क्लोज हुआ है फर्स्ट कट ऑफ में, वो 221 पर हुआ है। इनफैक्ट आप देखेंगे कि पांचवें छठे कट ऑफ तक आते आते साइंस की मेरिट भी 205 नंबर पर आ जाती है, 205 से 210 नंबर पर। उसी तरह फिर हम सोशल साइंस का उदाहरण लेंगे। सोशल साइंस में पहला एडमिशन हुआ है 254 नंबर पर, 254। सौम्य त्रिपाठी लास्ट ईयर ही दिल्ली वाइट से जुड़ी हुई भी थी, तो 254 इनके मार्क्स हैं, 254। अब देखिए हम, अब जो जहाँ भी ब्लू बॉक्स होगा इसका मतलब ये कि वहां पर जो है सोशल साइंस क्लोज हुआ है। तो देखिए सोशल साइंस क्लोज हुआ है 218 मार्क्स पर। लास्ट कैंडिडेट जो एडमिशन लिया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज ऑफ वुमेन में। अच्छा, जो बॉयज हैं उनको मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ऐसा ना हो कि आप टेलीग्राम ग्रुप से मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर रहे हैं और आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। इस चीज को समझ लीजिएगा कि एसपीएम कॉलेज जो है केवल गर्ल्स के लिए है। तो होगा क्या कि कोई एक ऐसा मेरिट लिस्ट भी हो सकता है जो सेम नंबर पे किसी बच्चे लड़के का एडमिशन नहीं हुआ लेकिन किसी लड़की का एडमिशन हो गया। रीजन क्यों? क्योंकि मान लीजिए एसपीएम गर्ल्स कॉलेज है तो यहाँ सीट खाली हो, और जो कोएड कॉलेज है वहां हो सकता है किसी मेल के लिए सीट ना खाली हो, तो ऐसा हो सकता है। तो जैसा कि आपने देखा 218 पर जो है सोशल साइंस का एडमिशन हुआ और ओपन हुआ 254 पे। वैसे ही देखिए लैंग्वेज में क्या है, ओपनिंग रैंक रही है लैंग्वेज में, जिस पर कैंडिडेट ने 254 मार्क्स कोई कैंडिडेट पाया था, वहां से ओपनिंग रैंक हुई है, ग्रीन कलर का है, तो वी विल गो बाय अनदर। हाँ देखिए यहाँ पर लैंग्वेज में लास्ट एडमिशन हुआ फर्स्ट कट ऑफ में 203 मार्क्स पर। ध्यान रहे ये फर्स्ट कट ऑफ है, लैंग्वेज जो है छठे कट ऑफ तक आते आते आई थिंक 185 या फिर कह लीजिए 190 तक आ जाता है। जनरल कैंडिडेट्स के लिए मैं कहूँगा 195 तक आ जाता है, ओबीसी एससी के लिए जो है 180 तक भी आ जाता है मार्क्स में। फिर उसी तरह हम नेक्स्ट देखेंगे जो अदर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि कॉमर्स हो गया, जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, जिसमें कि डीयू बीएड में एडमिशन लेने के लिए उन लिस्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो आप देख रहे होंगे लिस्ट के फर्स्ट पेज पे कोई कैंडिडेट नहीं है, सेकंड पेज पे कोई कैंडिडेट नहीं है, थर्ड पेज पर कोई कैंडिडेट नहीं है, फोर्थ पे भी कोई नहीं है, फिफ्थ पर है। रीजन, जो ये अदर सब्जेक्ट्स हैं, अदर सब्जेक्ट्स में क्या होता है कि कोई भी बच्चा जो साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, कॉमर्स इससे पढ़ा होगा, तो डीयू बीएड में क्या होता है कि उन कोर्सेज में आपको बीएड करने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होना जरूरी है। जैसे कि ये जो लिस्ट है, इन तीनों सब्जेक्ट में पीजी होना जरूरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी बच्चा इसमें अप्लाई करेगा तो पहले ही नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम हो गए, और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम हो गए तो इसीलिए आपको यहाँ कट ऑफ जो है कम दिख रहा है कि ओपनिंग रैंक 222 है, और फर्स्ट लिस्ट में अदर सब्जेक्ट्स में जो क्लोजिंग रैंक है वो 191 मार्क्स पर है। तो जिन भी सब्जेक्ट्स में पीजी की एलिजिबिलिटी है केवल और केवल, वहां पर आप देख रहे होंगे कट ऑफ कम जा रहा होगा। दूसरा एक चीज और, जब आपका रिजल्ट आएगा तो लास्ट ईयर में क्या देखा था, बहुत सारे जो मेरे पेड मेंबर्स हैं, बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं, वो क्या कर रहे थे कि सर मेरी रैंक है 60, तो क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा? क्योंकि डीयू, वो क्या कह रहे थे, उनका कैलकुलेशन कहना है, वो ऐसे कह रहे थे कि डीयू में 387 सीटें हैं, 380 सीटें हैं बीएड में, तो सर मेरा रैंक तो 60 आया है, तो क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। 60 बहुत ही घटिया रैंक आएगी। बहुत घटिया नहीं कहूंगा मैं, लेकिन मतलब ये थोड़ा सा मतलब एवरेज से कम है। उसका रीजन है, यहाँ पर एक चीज देखिए, अगर मैं कह रहा हूँ कि किसी बच्चे की 16th रैंक है तो 16th पर बहुत सारे बच्चे हैं ना। ऐसे ही जब आप लिस्ट में और आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जैसे मान लीजिए 25 रैंक है तो यहाँ पर इतने बच्चे हैं, ठीक है। उसी तरह जैसे जैसे आप लिस्ट में आगे बढ़ते जाएंगे, 27 रैंक है तो इतने बच्चे हैं, तो आप देखेंगे कि हर नेक्स्ट रैंक पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स मल्टीपल टाइम बढ़ते जा रहे हैं। तो सिर्फ टॉप कह लीजिए 50-60 रैंक तक वालों का ही एडमिशन होगा। ये नहीं कि सर मेरा 90 रैंक है, मेरा 100 रैंक है। अगर आपकी रैंक 100 है तो आप लिस्ट में बहुत पीछे हो, ठीक है, क्योंकि हर रैंक पर मान लीजिए 10 बच्चे हैं, ठीक है। तो टोटल आप मान लीजिए 50 रैंक पर अगर मैं 5-5 बच्चों को कर लूँ तो जो है 250 बच्चे ऐसे ही कवर हो जाएंगे। तो ये चीज़ है। होम साइंस का मैंने कैलकुलेशन नहीं किया कर रखा है इसमें, आप देखेंगे कि होम साइंस ओपन हो रहा है 186 मार्क्स पर, लेकिन होम साइंस का कट ऑफ तो 100 मार्क्स भी आता है किसी का, तो एडमिशन हो जाएगा। ये जनरल कैंडिडेट के लिए बता रहा हूँ। ये शुरुआत में ही आप देखिए होम साइंस का जो है फाइनल एंट्रेंस जो मार्क्स है वो, अब देखिए यहाँ इस कैंडिडेट का रैंक है 114। अब 114 रैंक ना डीयू बीएड में काफी पीछे का है, लेकिन सिर्फ ये और सिर्फ इस बच्चे का क्या है कि होम साइंस है, तो इनका एडमिशन इसमें मिल गया। बाकी आप दिल्ली वाइट्स की पेड मेंबरशिप ले सकते हैं। पेड मेंबरशिप लेने के लिए आपको DU BED 251 लिख के इस नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा,
और 251 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा। मेंबरशिप में आपको पिछले 5 साल का क्वेश्चन पेपर मिलेगा। DU बीएड के एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट आपको आएगा तो आपके व्हाट्सएप नंबर पे आपको सेंड करके अपडेट किया जाएगा मेरे व्हाट्सएप हैंडलर द्वारा। तीसरा चीज़, कोई भी बच्चा ऐसा हो, सिंस आई एम अ करियर काउंसलर ऑल्सो, तो कोई बच्चा ऐसा हो जो बीएड के रिगार्डिंग और जो है आगे करियर ऑप्शंस के रिगार्डिंग कि सर पीजी कहाँ से करें, बीएड कहाँ से करें, या फिर किस तरह कॉम्बिनेशन को बैठाएं कि साल भी बच जाए और आपका जो है डिग्री भी मिल जाए, और कौन से कोर्स से किस जॉब में क्या फ़ायदा होगा, तो करियर काउंसलिंग के रिगार्डिंग भी आप पेड मेंबरशिप के बाद मेरे से बात कर सकते हैं। ध्यान रहे, किसी भी क्वेरी के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज नहीं करेंगे, क्योंकि सिंस मैं व्हाट्सएप हैंडल नहीं करता हूँ, ये मेरी व्हाट्सएप हैंडलर है वो हैंडल करती हैं। तो आप सिर्फ कोड जो है सेंड करेंगे और आप 251 रुपीज़ का पेमेंट करेंगे, और पेमेंट के बाद वो आपको क्वेश्चन पेपर वगैरह सेंड कर देंगे। फिर मेरे नंबर से आपको अलग से मैसेज आएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसमें सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। बाकी कोई भी बच्चा इग्नू से जुड़ा हुआ है तो डेलीबाइट्स पे सभी इग्नू के असाइनमेंट्स को परचेज कर सकता है। असाइनमेंट परचेज करने के लिए अपने सब्जेक्ट का कोड लिख के आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा। बाकी इग्नू से रिलेटेड भी कोई भी अपडेट, कोई भी इंफॉर्मेशन, आप इग्नू में किसी कोर्स को करना चाहते हैं, डिग्री कितनी वैलिड है, क्या है, तो आप मेंबरशिप लेने के बाद आप मेरे से वॉइस कॉल पर बात कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ये है कि सर बीएड 4 ईयर 2 ईयर का हो गया, 1 ईयर का हो गया, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक इंटरव्यू का लिंक दिया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। बहुत ही डिटेल में समझाया गया। कोई बच्चा नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहा है, तो लास्ट ईयर मेरे एक स्टूडेंट ने नेट जेआरएफ भी क्वालिफाई कर रखा था, तो उन सब लोगों का इंटरव्यू लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। Okay guys, subscribe Daily Bites, stay tuned, stay updated. God bless you all. Do comment your views and have a nice